मुझे लगता है कि हम जो इस वक़्त देख रहे हैं, हिंदुस्तान में जो हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी का अंत है। ये तो अपराधी आदमी है, इसकी पूरी पृष्ठभूमि नेता की तो है ही नहीं। ये तो अपराधी क्रिमिनल आदमी है जो एक अक्षर नहीं बोल पाता टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर, जिसका लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं आज की तारीख में जंतर-मंतर बैठे। ये बोलेगा क्या ये? ये डील कैसे करेगा? इसको कुछ आता ही नहीं। ये हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि 12 साल ऐसा आदमी प्रधानमंत्री रह गया। मुझे किसी तरह से हम मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सिग्नल ग्रुप्स में और कोई कहने को तैयार नहीं कि मोदी का अंत हो रहा है ये। जी, और मुझे लगता है मैं सबसे ये कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं लेकिन ये ऐसा, लेकिन वो वैसा, लोग बात करते हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट की। तो मैं बार-बार सबको ये कह रहा हूँ कि भई फार्मर प्रोटेस्ट तो फार्मर्स जीत गए थे ना। 5 साल छोटे, 15 साल छोटे लोग हैं जिनके बच्चे भी 18-20 साल के हैं। वो अपने माँ-बाप से रिबेलियन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है ये, कि वो बागी हो जाना और नाम लेकर एक लड़का कह रहा है कि मेरा बाप बीजेपी का नेता है, पहले गरीब था, फिर उसने बहुत पैसे कमा लिए और उसकी गाड़ी है, वो अपने गाड़ी तक नहीं छूने देता किसी को। मेरे बाप के ड्राइवर की सैलरी 40,000 रुपया है और जब मैंने अपने बाप से बोला कि ये हो रहा, मैं जा रहा हूँ जंतर-मंतर, उसने बोला तुम क्यों जा रहे हो? तुम अपना पढ़ाई करो। उसने बोला बी 30 बच्चे मर गए, तो उसने बोला बच्चे मर गए तो तुम्हें क्या लेना-देना? तो मैंने अपने बाप से बोला कि भई इसका मतलब कल को तुम्हें कोई 2-4 करोड़ दे देगा और प्रधानमंत्री बना देगा तो तुम तो मुझे भी कुर्बान कर दोगे। तो ये समझ लो कि तुम्हारा बेटा मर चुका है ये। हरकारा डीप डाइव पर आपका स्वागत है। मैं हूं निरीश त्यागी और अब मेरे साथ हैं हमारे खास मेहमान अजीत शाही, जो वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। मैंने उनके साथ 97 में काम किया 1997 में उनके साथ काम किया और अ, वो मेरे ख्याल से जितने लोग जो राजनीतिक विश्लेषण भारत में करते हैं, उनकी सबसे तीखी निगाहों में से एक हैं, जिनको मैं बहुत गंभीरता से लेता हूँ। और वो हमारी कल ही बात हुई क्योंकि जब उनका एक फ़ेसबुक पोस्ट आया कि अब ये जो जंतर-मंतर की रोशनी में जो आंदोलन चल रहा है कि अब मोदी जी के दिन जो हैं खत्म हो रहे हैं। तो वो एक चौंकाने वाली बात थी क्योंकि अभी तक भारत में जो लोग सोच रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, अभी आगे क्या करेंगे ये। पर इतनी जो अ, तय तौर पर कही गई बात जो है अजीत की, तो वो मुझे लगा कि एक महत्वपूर्ण है, उसको थोड़ा-सा समझना ही चाहिए। उस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनको आज हमने यहाँ पे पकड़ा। वहाँ पे भी रात हो रही है वाशिंगटन में और दिल्ली में भी सुबह हो रही है। तो अजीत साहब का बहुत-बहुत स्वागत है इस हरकारा के प्लेटफ़ॉर्म पे। हम लोग हिंदी में कोशिश करते हैं कि थोड़ा-सा बातचीत थोड़ा-सा आगे बढ़ाई जाए, जो कि आप जानते हैं कि किस तरह का मीडिया का माहौल है। तो बहुत शुक्रिया, पर पहले आप इसको अगर आप थोड़ा-सा पैराफ्रेज़ कर पाएँ कि ये आपका जो जो बात है ये कहाँ से आ रही है? शुक्रिया निधीश और आपके सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप बहुत संजीदा बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं उसमें, आपके प्रोग्राम में। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो प्रोग्राम सामयिक विषयों पर करंट अफ़ेयर्स पर जो प्रोग्राम्स इंडिया से निकलते हैं, उसमें आपकी बात बहुत वज़नी बात होती है और मुझे बहुत खुशी है आपके साथ इस प्रोग्राम में आकर। मुझे लगता है कि हम जो इस वक़्त देख रहे हैं, हिंदुस्तान में जो हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी का अंत है। और जब हम अंत की बात करते हैं और राजनीतिक अंत की बात कर रहा हूँ मैं, उनके जीवन की बात नहीं कर रहा। और हम जब राजनीतिक अंत की बात करते हैं तो इसमें जब हम देखते हैं कि किसी भी हम मुल्क की बात करें, किसी पॉलिटिकल मूवमेंट की, किसी पॉलिटिकल लीडर की, किसी तानाशाह की बात करें, तो एक एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जहाँ पे हम कहते हैं कि अब यहाँ से इसका जो है डाउनफॉल शुरू हो गया। अब वो कितना भी टाइम ले, जैसे सीरिया में जब अरब स्प्रिंग के वक़्त 2011-12 में जब शुरू हुआ और वहाँ से बशर अल-असद को निकलते-निकलते 10 साल लग गए। लेकिन उसके बाद वो वापस खड़ा नहीं हो पाया बशर बशर अल-असद। और जब हम तानाशाहों की बात करते हैं और हम देखते हैं, जैसे मैंने अपने फ़ेसबुक पोस्ट में ज़िक्र किया था कि 2011 में जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था, तो मैं उस वक़्त एक न्यूज़ एजेंसी के लिए काम करता था और एक कैमरामैन लेकर मैं चला गया, तो मैं 4 फरवरी को वहाँ पहुँचा था। 25 जनवरी 2011 को कायरो के इजिप्ट के कायरो में तहरीर स्क्वायर में, मैदान तहरीर में लोग जमा होने शुरू हुए थे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2 फरवरी को गोली चलाई थी। द 1 या 2 फरवरी को होस्नी मुबारक की पुलिस ने गोली चलाई थी। बहुत सारे लोग मर गए थे और उसके बाद हमने ये देखा, मैं 4 फरवरी को पहुँचा था और 11 फरवरी को एकदम अचानक
शाम को करीब 6 बजे के आसपास अनाउंसमेंट हुआ और ज़बरदस्त लोग मतलब पागल हो गए थे वहाँ पे कि भैया होस्नी मुबारक ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो तानाशाह का अंत तो ऐसे ही होता है क्योंकि जब आप सोचते हैं कि हम पूरे कंट्रोल में हैं, हमने सब कुछ कंट्रोल कर रखा है, दरअसल दुनिया में किसी भी इंसान का कंट्रोल पूरी तरह होता नहीं है, कभी भी नहीं होता है। और अरुंधति रॉय ने जैसे लिखा है ना कि कैन यू फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम? कल द वायर में अरुंधति रॉय ने लिखा कैन यू फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम? तो 150 करोड़ के मुल्क में आप दबा के रखें लोगों को और आप ये देखें कि जिस किस्म की मोदी का नाम लेकर गालियाँ पड़ रही हैं और ये सिर्फ़ मिडल क्लास और अपर मिडल क्लास के बच्चे नहीं हैं जो जंतर-मंतर पे जो गालियाँ दे रहे हैं। ये छोटे से छोटे शहरों में गाँव-गाँव के वीडियोज़ अगर आप देखें कि वो मोदी का पुतला बना के एक मैं अभी थोड़ी देर पहले वीडियो देख रहा था, मोदी का पुतला बना के उसको पेड़ के अगेंस्ट लिटाया हुआ है और जवान-जवान छोकरे मतलब होंगे 15 साल के, वो दूर से ये मतलब रील्स बना रहे हैं कि वो दूर से एक लंबा-सा बाँस लेकर आ रहे हैं और मोदी की टाँगों के बीच में मार रहे हैं, पुतले की टाँगों के बीच में मार रहे हैं। तो ये ऐसा तो है नहीं कि पिछले 10 दिन में नाराज़गी मैन्युफैक्चर हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये सेंटिमेंट तो बहुत लंबे समय से लोगों में चल रहा है, बस बाँध अब जाके टूटा है। तो आप इससे वापस कैसे जो आदमी आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ, आपको भी 30 साल से ऊपर हो गया, मुझे भी 40 साल हो रहा है। और आप याद करें कि हिंदुस्तान में कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री के नाम के आगे पीएम लगाना अनिवार्य नहीं होता था जब हम खबरें करते थे। जी। कभी किसी ने नहीं लिखा पीएम राजीव, पीएम मनमोहन, पीएम वाजपेयी हेडलाइन में। इस आदमी ने पावर ने आते ही सबसे पहली चीज़ अखबार वालों को ये बोली और इस बारे में किसी को लोगों को पता नहीं है कि भैया मेरा नाम जब आएगा उसके पहले पीएम लिखा होना चाहिए। कोई अखबार उठा के देख लीजिए, उसमें वो पीएम मोदी मोदी सिर्फ़ मोदी लिखा ही नहीं मिलेगा। और आज ये हालात है कि उनको रात को 12 बजे इनको एक छोटा-सा वीडियो 3 मिनट का रिलीज़ करना पड़ रहा है, जिसमें ये डरे हुए हैं। इनकी शक्ल बता रही है कि ये डरे हुए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि पुलिस को भेजते रहो। और बिहार का तो वीडियो आपने देखा होगा जहाँ लड़का पुलिस वाले से जाके कह रहा है, "का हो, कौनो टियर गैस की व्यवस्था किए हो?" तो वो मतलब जाके पूछ रहा है कि टियर गैस है कि नहीं? लाए हो कि नहीं? क्या यार तुम लोग कुछ व्यवस्था ही नहीं की हो ठीक से। भाई साहब टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करके वाटर कैनन का खंडा पानी उनी भी नहीं। मुझे किसी तरह से मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सिग्नल ग्रुप्स में और कोई कहने को तैयार नहीं कि मोदी का अंत हो रहा है ये। जी। और मुझे लगता है मैं सबसे ये कह रहा हूँ लोग कह रहे हैं लेकिन ये ऐसा, लेकिन वो वैसा, लोग बात करते हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट की। तो मैं बार-बार सबको ये कह रहा हूँ कि भई फार्मर प्रोटेस्ट तो फार्मर्स जीत गए थे ना। फार्मर्स प्रोटेस्ट का अंत तो उनकी जीत से हुआ था ना, वो तो जीत गए थे ना वो। और आप ये देखिए शाहीन बाग को लोग बोलते हैं हार गए, नहीं शाहीन बाग तो कोविड हो गया और वो 2 दिन में सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि कोविड जिस तेज़ी से फैला था, इवन उमर खालिद का स्टेटमेंट अगर आप याद कीजिए उस टाइम आया था कि हम सरकार से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे लेकिन अभी कोविड का हम देश की रक्षा के लिए, देश के हित में हम इसको खत्म करते हैं इसको जो है। तो वो कोविड जैसी चीज़ 100 साल में 1 बार आती है। अगर कोविड नहीं आया होता, आप याद करें 11 दिसंबर 2019 को मुझे जहाँ तक मुझे डेट याद है, सही याद है, पार्लियामेंट ने सीएए पास किया। उसी के अगले दिन से सड़क पर मुसलमानों ने और जो सिविल सोसाइटी है, जो सेकुलर सिविल सोसाइटी उसने उतरना शुरू कर दिया। और 19 तारीख को पुलिस ने गोलियाँ चलाई हैं पूरे इंडिया में, बैंगलोर से लेकर यूपी तक, दिल्ली में और एक दिन में 19 दिसंबर 2019 मैं शायद 1-2 दिन से इधर-उधर मेरी याददाश्त गलत हो सकती है, पर जहाँ तक मुझे याद है 19 दिसंबर का दिन था। 20 लोग मरे थे, 20 मुसलमान सड़क पे मरे थे, 20 डेथ्स जिसमें से कोई 12-15 लोग तो गोली से मरे थे, पुलिस की गोली से मरे थे। और आपको याद होगा मुज़फ्फरनगर का एक किस्सा था कि पुलिस वहाँ घुस गई थी और वहाँ मदरसे में घुस गई थी और मदरसे के बच्चों और उसके जो प्रिंसिपल थे मदरसे के, उनके गुप्तांग में डंडे डाले थे पुलिस ने, ठीक है ना? उसके बावजूद ये बात 9 दिसंबर की है और उसके बावजूद फरवरी तक शाहीन बाग टिका हुआ था। तो ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ जिसको ये खत्म कर पाए और ये सबसे बड़ा मूवमेंट है, ये फार्मर से भी बड़ा मूवमेंट है। तो मुझे कोई रास्ता दिखता नहीं है और मुझे लगता है जैसा कि होता है तानाशाह के साथ,
धीरे-धीरे करके इनके अपने लोग ही छोड़ना शुरू करेंगे। ये खुद ही पलटी मार रहे हैं, ये खुद ही डिफेंसिव हैं इस समय। अपने मिनिस्टर को भेज दिया इन्होंने। बीजेपी आईटी सेल को बोला है कि तुम गाली दो और खुद बेचारे क्या बोल रहे हैं रात को 3 मिनट 12 बजे 3 मिनट का वीडियो बना के कह रहे हैं कि भैया परेशान मत हो, सब कर दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो किसी भी दृष्टि से देखें और एक आखिरी बात इस बारे में कहता हूँ मैं आपसे कि जो मैंने अपनी फ़ेसबुक पोस्ट में भी ज़िक्र किया, आप किसी भी तानाशाह को देखें, अगर हम इसको भी देखें श्रीलंका का जो प्रेज़िडेंट गया, जी। तो श्रीलंका का प्रेज़िडेंट के तो घर में घुस गए थे, वो बेचारा तो भागा, हवाई जहाज़ में बैठ के भागा वो। शेख हसीना जो है, उनका जुलाई में शुरू हुआ था दंगा और 6 अगस्त को वो हेलीकॉप्टर में चढ़ चुकी थी वो, ठीक है ना? होस्नी मुबारक मैंने आपको भी बताया कि 25 जनवरी को शुरू हुआ था, 11 फरवरी को आउट थे। 30 साल राज किया होस्नी मुबारक ने। 1981 में जो है अनवर सादात को आपको याद होगा, उनसे पहले जो राष्ट्रपति थे उनको गोलियाँ मारी गई थी, असैसिनेशन हुआ था अनवर सादात का इजिप्ट में और तब होस्नी मुबारक आए थे। 30 इयर्स 30 साल उन्होंने राज किया और 17 दिन में गायब हो गए। इसी तरीके से इंडोनेशिया में जनरल सुहार्तो था। सुकार्नो को अपदस्थ करके और सीआईए की तर्ज पे काम करने वाले सुहार्तो को 12 मई 1998 को स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ इंडोनेशिया में और 31 मई को उसका इस्तीफा आ गया था। और ये फर्डिनेंड मार्कोस 4 दिन में गया था, जो फिलीपींस का डिक्टेटर था। जो स्लोबोदान मिलोसेविच जो यूगोस्लाविया और बाद में सर्बिया का लीडर था, वो तो 24 घंटे में गया था वो। जी। तो जब जाते हैं तो ये आंधी में सूखे पत्ते की तरह उड़ जाते हैं लोग। और मुझे लगता है वो मौका आ गया क्योंकि अभी आप क्या कर लेंगे? गोली चलाएँगे, मारेंगे लोगों को, क्या करेंगे आप? पब्लिक तो पुलिस को दौड़ा-दौड़ा के मार रही है यहाँ पे सब जगह। तो आप क्या करेंगे? आप गोली नहीं चलाएँगे तो भी ये बढ़ता चला जाएगा मूवमेंट। आप गोली चलाएँगे तब तो हर हालत में बढ़ता जाएगा मूवमेंट। और अभी सोनम वांगचुक ने जो अपना खत्म किया अभी कुछ घंटे पहले, तो दीपिका का स्टेटमेंट आ गया अभी थोड़ी देर पहले, उसने कह दिया कि भैया हम तो जारी रखेंगे इसको। जी। तो हाँ, क्योंकि ये निश्चितता भी साफ-साफ दिखलाई नहीं पड़ रही कि ये पूरा प्ले आउट किस तरह से करेगा, क्योंकि एक तो एक आंदोलन जिनके हाथों में है वो खुद जो हैं किस तरह से या कितने तय तौर पे कहा जा सकता है कि वो छात्रों की या इस तकलीफ को की नुमाइंदगी करते हैं। सोनम वांगचुक तो समर्थन देने आए थे, फिर वो खुद ही अपने आप में मुख्य विषय इसके बन गए और उसके बाद अब वो उससे शायद अब वो ना रहें उस तरह से जैसे कि पहले वो जुड़े हुए थे। उधर उधर जो कांग्रेस कुछ करती है तो वो कहते हैं कि इसको पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है, जो कि ये बार-बार वो कहते हैं कि आप ये इसको पॉलिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं? पॉलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। मतलब आप राम भगवान को आप पॉलिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप सारी चीज़ों को पॉलिटिसाइज़ कर सकते हैं। और आप मुसलमानों को पॉलिटिसाइज़ कर सकते हैं, पर ये छात्रों का मुद्दा जो है पॉलिटिसाइज़ नहीं किया जाना चाहिए, ये एक उनका एक पूरा है। पर ये जो डर है अजीत, ये किस तरह से वही इसका प्ले आउट कैसे होगा? दूसरा जैसे आप कल हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो मॉडलिंग के बारे में बताया था आपने कि जी, जी, जी। ये कैसे तो देखते हैं आप? मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर कैरेक्टर देखें प्रोटेस्टर्स का, तो इसमें हर तबके के लोग हैं। मिडल क्लास है, अपर मिडल क्लास है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, जिसमें कि एक ऑटो वाला बिस्किट लेकर आया है जंतर-मंतर पे। उससे लोगों ने पूछा, "भाई क्या लाए हो?" तो उसने बोला, "मेरी बीवी ने कहा कि कल तुम नहीं गए थे, आज तुम जंतर-मंतर गए बगैर घर मत आना।" और बोला कि आज दिन भर की जितनी कमाई है, उससे मैं ये बिस्किट खरीद के लाया हूँ मैं। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, अभी अपना ऑटो खड़ा करके, और जितना मैंने आज कमाया है उसके लिए मैं अपने भाइयों के लिए बिस्किट ये आप देख सकते हैं कि ये सारा खाना जो है वो लेकर आए हैं। और मेरी भैया वाइफ ने मुझे खुद बोला है कि आप वहाँ नहीं जाए, ये आपकी नामर्दगी है जो आप कल नहीं गए वहाँ पे। आपको आज जाना है, खाना बाद में मिलेगा घर। एक बच्चा है, कोई 8 साल का बच्चा है, उसका वीडियो चला रहे थे लोग, कह रहे थे कि भाई ये बच्चा घर से भाग कर आया है, इलाहाबाद से ट्रेन पकड़ के आया है, इसके घरवालों को जो जानता हो बता दे कि ये यहाँ सुरक्षित है। एक 15 साल की लड़की आई राजस्थान से, उससे अजीत अंजुम बात कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि भाई तुम कहाँ से आई हो? तो बोली मैं राजस्थान से आई हूँ। उन बोले तुम कितनी उम्र है तुम्हारी? बोली 15 साल। बोले तुम अकेले आ गए? बोली नहीं ये पापा बैठे हैं इनके साथ आई, तो कैमरा पापा की तरफ किया तो अजीत अंजुम बोले अच्छा पापा तुम्हें लेकर आए? बोली नहीं, मैं पापा को लेकर आई हूँ। ठीक है? और उससे पूछा उसका उसका बाप बैठा था, वो भी बेचारा अच्छा-सा स्वीट-सा आदमी था वो, कोई होगा 40-45 साल का, वो भी स्माइल कर रहा था, हँस रहा था। उससे पूछा अजीत अंजुम ने तो वो बोला कि भाई ये शहर में रह के पढ़ती है और ये स्कूटी लेकर गाँव आ गई 50 किलोमीटर दूर, मैं गाँव में रहता हूँ और मुझसे बोली पापा चलो। तो इतना अगर वाइड रेंज है। दूसरी बात छात्र, तो अब छात्र से मतलब रह नहीं गया है। अब जो है ना, जब कोई भी मूवमेंट शुरू होता है, जैसे हम अमेरिका का
जो मानते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो अमेरिका का था, उसको हम बोलते हैं कहाँ से शुरू हुआ? तो वो बॉस्टन टी पार्टी बोलते हैं, कि भाई चाय उठा के उन्होंने फेंक दिया, है ना? टैक्स को लेकर। तो क्या होता है, जब जंगल में आग लगती है तो सूखा चारों तरफ पड़ा होता है, बस एक चिंगारी की ज़रूरत होती है, वो किसी भी एक पत्ते पे लग जाए कहीं भी, है ना? वो पूरे जंगल में एक साथ आग लगने की ज़रूरत होती नहीं है, सिर्फ़ एक चिंगारी की ज़रूरत होती है। और मोदी कोई पहले प्रधानमंत्री तानाशाह तो है नहीं, तानाशाह तो बहुत हुए। हिटलर तक का ये हाल हो गया था कि उसको बेचारे को इतना टाइम नहीं मिला कि सुसाइड करने की जगह भाग जाता है इधर-उधर कहीं। उसने तो सुसाइड इसीलिए किया था ना, उसके पास टाइम ही नहीं था भागने का, चारों तरफ तो जो रेड आर्मी पहुँच गई थी बर्लिन के बाहर, तो जाता कहाँ, टाइम ही नहीं था उसके पास। और आज की तारीख में हिंदुस्तान में मल्टीपल लेवल पे रिबेलियन हो रहा है, सिर्फ़ सरकार के खिलाफ रिबेलियन नहीं है, बिल्कुल। 2 और बहुत बड़े रिबेलियन हैं। एक जो है वो माँ-बाप की जनरेशन के खिलाफ रिबेलियन हो रहा है, जो हमारी आज की जनरेशन है या हमसे भी जो 10-5 साल छोटे, 15 साल छोटे लोग हैं, जिनके बच्चे भी 18-20 साल के हैं, वो अपने माँ-बाप से रिबेलियन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है ये, कि वो बागी हो जाना और नाम लेकर एक लड़का कह रहा है कि मेरा बाप बीजेपी का नेता है, पहले गरीब था, फिर उसने बहुत पैसे कमा लिए और उसकी गाड़ी है, वो अपने गाड़ी तक नहीं छूने देता किसी को। मेरे बाप के ड्राइवर की सैलरी 40,000 रुपया है और जब मैंने अपने बाप से बोला कि ये हो रहा, मैं जा रहा हूँ जंतर-मंतर, उसने बोला तुम क्यों जा रहे हो? तुम अपना पढ़ाई करो। उसने बोला बी 30 बच्चे मर गए, तो उसने बोला बच्चे मर गए तो तुम्हें क्या लेना-देना? तो मैंने अपने बाप से बोला कि भई इसका मतलब कल को तुम्हें कोई 2-4 करोड़ दे देगा और प्रधानमंत्री बना देगा तो तुम तो मुझे भी कुर्बान कर दोगे। तो ये समझ लो कि तुम्हारा बेटा मर चुका है ये। और ये कहकर वो जंतर-मंतर आ गया है। तो एक तो बगावत सरकार से है, एक बगावत अपने माँ-बाप से है और एक तीसरी बगावत जो है, वो लेगेसी मीडिया से है। आज की तारीख में लेगेसी मीडिया की भी कहानी खत्म, जैसे मोदी की कहानी खत्म, वैसे ये सिर्फ़ एक नीट या धर्मेंद्र प्रधान या मोदी की भी कहानी नहीं है, ये ट्रांसफ़ॉर्मेशनल मूवमेंट है, इस पर मुझे पूरी तरह यकीन आ चुका है ये। क्योंकि अब हम जो और इसमें कोई विशफुल थिंकिंग नहीं, मेरे भी सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो ऐसा नहीं कि हम अपने दिल की खुशी के लिए ये बातें कह रहा हूँ मैं। क्योंकि जो हिंदुत्व का पूरा फ्रेमवर्क बनाया हुआ था इन्होंने, आज की तारीख में पूरे प्रोटेस्ट में जय श्री राम के नारे लगाने वाले जो 2-3 लोग बाहर से आए, उनको पब्लिक ने दौड़ा लिया। और कितनी बड़ी विडंबना है और कितनी विसंगति है इनके लिए, ये भाई साहब इसी हफ्ते बिल लेकर आ रहे थे कि वंदे मातरम को हम मैंडेटरी कर देंगे गाना और उसको जो नहीं गाएगा उस पे क्रिमिनल एक्शन होगा, ये कानून लेकर आ रहे थे और जंतर-मंतर में लोग वंदे मातरम गा के तुमको गाली दे रहे हैं। जिस गाने को तुम अपने आप को तुम एप्रोप्रिएट करना चाह रहे थे, वही तुम्हारे खिलाफ लोग गा के जो तुमको गाली दे रहे हैं। तो ये और चौथा जो रिबेलियन है, वो पुलिस व्यवस्था के खिलाफ है। जिस तरह से लोग पुलिस की आँख में आँख डालकर लोग बात कर रहे हैं। एक अकेली लड़की ने मुंबई में बस के आगे हाथ लगा दिया। मुंबई में एक बस में लोग जा रहे थे, एक लड़का कूदा, उसने पीछे से कुंडी खोल दी, सारे लोग उतर गए उस पुलिस की बस से भाग गए सारे लोग। तो ये जो रिबेलियन है, मैंने तो मंडल कमीशन कवर किया था एज़ अ रिपोर्टर इंडियन एक्सप्रेस के लिए 1990 में, 2011 का हमने देखा, जब निर्भया का प्रोटेस्ट हो रही थी, तो भी शीला दीक्षित की पुलिस ने जो है लाठियाँ बरसाई थी। लेकिन पुलिस को घेर के मारने का काम तो हमने पहले देखा नहीं था और ये मैंने इजिप्ट में देखा था। जब मोस्टली मुबारक गया है तो मैंने शहर में घूमना शुरू किया, तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन पूरे इजिप्ट में 90 पुलिस स्टेशन जलाए थे लोगों ने, पुलिस स्टेशन लोगों ने जलाए थे वहाँ पे। और मैं एक पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे पुलिस वाले से बात किया, मेरे साथ एक लड़का इंटरप्रेटर था। मैंने उस लड़के से बाद में पूछा, मैंने कहा तुम पहले कभी आए हो उस पुलिस स्टेशन में? जब हम निकल गए, बोला हाँ, मैं आया हूँ। तो मैंने कहा ये तब से और अब में क्या फ़र्क है? तो वो जब हम अंदर गए थे तो पुलिस वाले ना चश्मा पहने हुए थे, गॉगल सनग्लासेस पहने था, उसने उतार के रख दिया, हमसे बात कर रहा था। तो उसने बाहर आके मुझे बोला कि पहले जो है ये सनग्लासेस अपने उतारता नहीं था ये। आज हम अंदर आए हैं तो इसने सनग्लासेस अपने उतारे हैं हमें देखकर। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है मेरे हिसाब से और अगर आप ये पूछेंगे प्ले आउट कैसे करेगा तो बच्चे तो घर जा नहीं रहे, लोग तो घर जा नहीं रहे। मैं कल अपनी पुरानी एक सहकर्मी महिला मित्र से बात कर रहा था, वो मेरी और मेरी पत्नी की मित्र है वो। वो एक पीआर एजेंसी में काम करती है, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में तो लोग वैसे ही डरे रहते हैं पब्लिक बात करने के लिए और कॉर्पोरेट सेक्टर में जो पीआर एजेंसियाँ होती हैं, वहाँ तो और लोग और भी डरे रहते हैं। वो मुझे बोल रही है कि मैं रात हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह 5 बजे उठकर साढ़े 5 बजे जंतर-मंतर पहुँचना है। तो मैंने पूछा तुम सुबह साढ़े 5 बजे जंतर-मंतर करती क्या हो जाके? उस महिला की उम्र होगी 40 के आस-पास जी। होगी या ऊपर होगी। तो बोली कि मैं जाके झाड़ू लगाती हूँ, सफाई करती हूँ वहाँ पे और वेल टू डू मिडल क्लास की है, अच्छा कमाती है, उसकी अपनी कंपनी है पीआर की।
जी। तो उसकी बेटी है, तो मैंने पूछा, "बेटी को तुमने क्या बताया है?" तो बोली, "मैंने बेटी को कहा, समझा दिया।" मैंने कहा, "बेटा, वो वहाँ पे गोली भी चल सकती है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ मेरे साथ होता है, तो तुमको मालूम रहना चाहिए कि क्या परिस्थिति है वो।" फिर वो मुझे बोली, "मैं उड़ीसा से आती हूँ और मैं अपने गाँव में, मेरे फ़ादर जो है आखिरी डॉक्टर बने थे और वो 1975 में। और बोली, आज भी मेरे गाँव में लोग ज़मीन बेचकर अपने बच्चों को कोटा भेज रहे हैं, उड़ीसा से कोटा भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। और बोले वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं और मेरे फ़ादर के नाम देकर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर बच्चे बन नहीं पाते। कोई फार्मासिस्ट बन जाता है, केमिस्ट बन जाता है, कोई नर्स बन जाता है, कोई वार्ड बॉय बन जाता है।" तो जिस लेवल पर ये बात निकल कर आ रही लोगों के अंदर से, उसमें तो ये कहीं दूर-दूर तक खड़े ही नहीं होते। इनके पास कुछ ऑफ़र करने को है ही नहीं। और अगर वाजपेयी होता तो भी समझ में आता है, दिमाग वाला आदमी, पढ़ा-लिखा आदमी, ये तो अपराधी आदमी है। इसकी पूरी पृष्ठभूमि नेता की तो है ही नहीं। ये तो अपराधी क्रिमिनल आदमी है जो एक अक्षर नहीं बोल पाता टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर, जिसका लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं आज की तारीख में जंतर-मंतर में। तो ये बोलेगा क्या ये? ये डील कैसे करेगा? इसको कुछ आता ही नहीं। ये हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि 12 साल ऐसा आदमी प्रधानमंत्री रह गया। तो वो तो ख़ैर बिल्कुल जो और सिर्फ़ वो नहीं मतलब एक पूरा जो एक कैबिनेट का या जो जिसको बोलते हैं ना कि जो कलेक्टिव कॉमन सेंस क्या है इस पूरी सरकार का वो भी साफ-साफ दिखलाई पड़ता है कि वो कितनी क्लूलेस है इस पूरे मामले में कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पूरे मामले को डील कैसे करें। और दूसरी बात इसमें शायद ये है कि भारत में बहुत सारी अ, भाजपा और आरएसएस हमेशा से जो विभाजन रेखाओं को पर अपनी जो है दुकान चलाते हैं। चाहे वो अब मणिपुर अभी भी देखते हैं जल रहा है या मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ वो तो सबको पता है और इनकी दुकान ही इस बात पे चली है वहाँ पे, मंदिर और मुसलमान। दोनों जगह पे साफ-साफ दिखलाई पड़ता है कि ये वो हैंडल नहीं हो पाया है इनसे। किसानों को हम देख ही चुके हैं कि एक बार उन्होंने अ, एक सशर्त माफ़ी माँगी कि हाँ, वो हमारी तपस्या में कमी रह गई थी। हम हमारी गलती नहीं थी, हमारी तपस्या में हमारी क कमी रह गई थी। अभी किसान वापस फिर आ रहे हैं। और पर ये जो और इस बार क्या है कि कोई सौतेला नहीं आया अजीत इस पूरे आंदोलन में। सबसे बड़ी बात ये सही बात है। हमेशा आप बोलते थे कि नहीं ये दूसरे हैं, ये तो मणिपुर है, ये यहाँ पे अब कश्मीर है। अब अब आप कह रहे हो कि अब तो हमारे ही बच्चे हैं तो जो जो हमारे वोटर थे या उन्हीं सही बात है। तो इसका इनको डील करना सच में नहीं आ पा रहा है। ये कि साफ-साफ दिख रहा है कि और इसलिए ये बात दोनों तरफ से परेशान करने वाली भी है और एक तरह से ये भी है कि भई ये कहीं ये और ज़्यादा मतलब तकलीफ देह ना हो जाए इन बच्चों के लिए। मतलब मैं तो ये सोचता हूँ क्योंकि हम लोग खुद एक अ, जब आप एक माता-पिता होते हैं या थोड़े-से उम्र दराज़ होने लगते हैं तब सोचते हैं कि हम बच्चों के साथ ये सब नहीं होना चाहिए। जो कि क्योंकि एक तरफ और एक कल का जो रात का जो भाषण है नरेंद्र मोदी का जिसमें वो कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में बार-बार बात किए जा रहे हैं। मतलब वो एक क्योंकि इनके पास कुछ कहने को, उसको उस आदमी को कुछ पता ही नहीं, उसको वो कुछ एक आता ही नहीं है। पोस्टमार्टम की तरह है कि पहले मैं आपको मारूँगा और फिर मैं उसके लिए कोर्ट बिछाऊँगा और वो कोर्ट में आपको इंसाफ दूँगा मैं। मतलब कोर्ट क्या है? कोर्ट एक रिड्रेसल चीज़ है ना, पर मैं जहाँ से ये दिक्कत शुरू हो रही है उसको मैं ठीक नहीं करने वाला हूँ। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि चलो हम इस जबकि कोई भी राइट विंग पार्टी दुनिया में जहाँ भी होती है, वो ये चीज़ें ठीक कर लेती है। एस्टेब्लिशमेंट्स के जो एग्ज़ाम्स हैं, स्ट्रक्चर प्रोसेस है वो मोटे तौर पे इकोनॉमिक्स और ये दोनों चीज़ें सँभाल लेती है, तभी तभी वो चलती भी हैं। इनके साथ तो ये भी नहीं हो एक तो और फिर मतलब एरोगेंस के साथ-साथ इनकम्पिटेंस दोनों साथ में जाके ये चलती हुई दिखलाई पड़ती बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। तो तो उसके बीच में मतलब ये जो पूरा जो ये दिखलाई पड़ रहा है जो कि आप भी ये कह रहे हैं कि दुनिया भर में ये ऐसा नहीं हुआ जैसे कि और भी है परिसीमन के बाद भी जो रतिन रॉय से हमारी बात हो रही जो कह रहे थे कि पूरा नॉर्थ और साउथ अब बिल्कुल पोलराइज अलग-अलग तरफ जाने वाला है। आर्थिक शक्ति एक तरफ रहेगी और राजनीतिक शक्ति एक तरफ रहेगी। तो ये पिछले 12 साल का जो भारत है वो अब वो क्या बता क्या रहा है हमारे बारे में? देखिए, मैं आपको है इसका एक कबीरदास जी का दोहा था पुराना जी, कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल रखे सुभाया, राइट? तो क्या है कि अगर आप अपने पास निंदक नहीं रखेंगे और आपका वन मैन इको चेंबर होगा। एक मुझे याद है 40 साल पहले मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था, शायद टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, सैटरडे टाइम्स में, नसीरुद्दीन शाह का। उस समय शाहरुख खान की पहली-पहली फ़िल्म आई थी। तो उसमें नसीरुद्दीन शाह ने कहा था शाहरुख खान के बारे में कि दिस बॉय हैज़ द पोटेंशियल टू बी द नेक्स्ट राजेश खन्ना। मैं पैराफ्रेज़ कर रहा हूँ, हाँ, पर उस मोटे-मोटे ये कहा था कि दिस बॉय हैज़ द पोटेंशियल टू बी द नेक्स्ट राजेश खन्ना, प्रोवाइडेड ही डज़ नॉट स्टार्ट बिलीविंग इन हिज़ ओन मिथ्स।
तो क्या है कि जब आप इस लेवल पर होते हैं, अभी मेरी एक अपने पुराने दोस्त से बात हो रही थी, मैं इंडियन एक्सप्रेस में हम साथ काम करते थे 40 साल पहले। जी। नेशनल लेवल का वो रनर था और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट था, बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट था इंडिया में, अभी उसकी 70 साल की उम्र है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, हम लोग फ़ोन पर बात कर रहे थे, वो दिल्ली में रहता है, अभी कुछ देर पहले मैंने कहा एक बात बताओ, तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में सुबह उठ के ये सोचा कि मैं ईसाई हूँ और मैं माइनॉरिटी में हूँ? बोला कभी नहीं, कल जो जिन कल कभी नहीं। कल जिनकी सालगिरह थी। बोला कभी नहीं, नहीं वो सालगिरह तो नहीं, मैं किसी और दोस्त की बात अच्छा सालगिरह थी उनकी। अच्छा आप समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसने साथ काम किया हम लोगों के, मैंने भी, हाँ। राइट? जी, जी। हाँ, 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 हाँ। तो उसने मुझे 2 बातें बताई। एक तो उसने बताया, बोला कि मेरे पड़ोस में रहते थे और बोला वो हिंदू फैमिली थी और बोला उनके जो है वो भजन मंडली आनी थी, तो जन्माष्टमी के दिन, तो बोले वो बारिश बहुत हो गई दिल्ली में, जब भजन मंडली नहीं आई तो मेरे फादर जो थे, उन्होंने मुझे और मेरे कज़न को बोला जाओ वहाँ पे उनकी हेल्प करो। तो बोला रात भर हम जो है चिमटा वो मजीरा बजाते रहे वहाँ पे उनके यहाँ पे, क्योंकि भजन मंडली नहीं आई थी। और बोला मुझे आज भी याद है हम रात भर यही गा रहे थे, हवा तू मुझे ले चल मथुरा उड़ा के, मुझे मुरली वाले की याद आ रही है। ठीक है? ये आज उसकी उम्र 70 साल है और वो बात बता रहा था मुझे जब वो 12, 13, 14 साल का था वो। जी। और फिर उसने दूसरी बात बताई कि अभी कुछ दिनों पहले कि एक क्रिश्चियन डेलीगेशन मोदी से मिलने गया था, कुछ महीनों पहले की बात है, और उन्होंने जाके बहुत इज़्ज़त से बात किया मोदी से, बोला प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ हैं। तो मोदी ने उनको देखा और 2 टूक बोला कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। अरे! भारत का प्रधानमंत्री अपने नागरिकों को ये कह रहा है कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। और फिर आप उम्मीद करते हैं कि आप जो है सत्ता में बने रहेंगे, हमें चिरायु रहेंगे आप और आपकी सत्ता चिरायु रहेगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हिंदुस्तान का जो मूल है हिंदुस्तान का, गांधी बेवकूफ़ नहीं थे, नेहरू बेवकूफ़ नहीं थे, उन्होंने भी दुनिया देखी हुई थी, उनको भी मालूम था। और मैं आपको थोड़ा-सा साइड ट्रैक करता हूँ डिस्कशन, मैं इस बारे में अक्सर सोचता हूँ। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। मुसलमानों ने एक अलग मुल्क बना लिया, हर मुसलमान ने नहीं, लेकिन कई मुसलमानों ने एक अलग मुल्क बना लिया और दंगे हुए। आज भी इतिहासकार बताते हैं कि वन टाइम सिंगल इश्यू माइग्रेशन जो है वो लार्जेस्ट आज तक वही है जो इंडिया पाकिस्तान के विभाजन पे हुआ, जी। ठीक है? और उस समय कितनी कितनी नफ़रत थी, लाखों लोग मारे गए। मुसलमानों ने सिखों हिंदुओं को मारा, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, सिखों ने मुसलमानों को मारा, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि 1950 में जब हमारा 26 जनवरी को संविधान हमारा हमने पारित किया, तो हमने उसको एक वन मैन वन वोट इक्वल राइट्स वाला संविधान बनाया। और जब 1952 में पहला चुनाव हुआ है नीतीश, 1952 में 51-52 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ है, तो उस लोकसभा चुनाव में आपको जाके जान के हैरत होगी कि कांग्रेस पार्टी को 44% वोट मिले थे। ब हिंदू महासभा को 2.5% वोट मिले थे और भारतीय जनसंघ को 0.9% वोट मिले थे, 0.9% वोट मिले थे। जिस मुल्क की आबादी 80% हिंदू थी, 90% गाँव में रहती थी, और जो विभाजन जिसमें उत्तर और जो विभाजन की मारी हुई थी, जिसमें कितनी नफ़रत, ज़हर घोला हुआ था हवा में, जिसके लोगों ने खुद अपने हाथों से जो है कत्ल किए हुए थे, उसमें 2.5 साल, 3 साल, 4 साल बाद जब इलेक्शन होता है, तो हिंदू महासभा को 2.5% वोट मिलता है और भारतीय जनसंघ को 0.9% वोट मिलता है और कांग्रेस पार्टी को 44% वोट मिलता है। और जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 27 सीटें लोकसभा सीटें लेकर आई थी। हुँ। तो हम ये सब, और इनके बारे में भी अगर बात करें हम, तो मोदी ने पहला इलेक्शन जीता 2014 का समझ में आता है। लेकिन 19 का कैसे जीता, 24 का कैसे जीता? और अगर हिंदुत्व, मोदी और भाजपा इतने लोकप्रिय हैं, तो एसआईआर करने की क्या ज़रूरत है? करोड़ों लोगों का नाम वोट से काटने की क्या ज़रूरत है? और अब तो बच्चा-बच्चा बोल रहा है ये वोट चोरी कर रहे हैं। मैं अभी 3 महीने पहले इन्होंने जब बोला कि एक दिन टीवी पे मोदी ने कि भाई फॉरेन ट्रैवल मत करो, घर से काम करो, ऑफ़िस मत जाओ, सोना मत खरीदो, ये मत करो, वो मत करो। तो वरुण ग्रोवर जो कॉमेडियन है, उसका मैं शो देख रहा था। तो ऑडियंस तो दिखाता नहीं है, तो उसने बोला कि आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने हमें काम दिया है, हमें फिर देश बचाना है। उन्होंने एक लिस्ट बताई है, 12 साल में 6 बार तो हम ही देश बचा चुके हैं।
सरकार का कोई काम नहीं देश बचाने का, हमें ही देश बचाना है। बस वोटिंग हमें नहीं करनी है, वोटिंग वो खुद ही कर लेते हैं और पूरी ऑडियंस ठहाका मार के हँसने लगी। तो सबको पता है ये क्या कर रहे हैं। और आज हमारे जो जैसी-जैसी बातें लोग कर रहे हैं, चाहे वो मेलनी को मेलोडी दिया हो, उससे लेकर चाहे वो जो है वोट चोरी हो, सब लोग खुलेआम बोल रहे हैं भाई। तो तुम क्या छुपाओगे? एवरीबॉडी नोज़, सबको पता है। तो ये लोकप्रिय भी नहीं है, हिंदुत्व भी लोकप्रिय नहीं है, राम मंदिर में चोरी होती है। कल बच्चे क्या कह रहे थे जब पुलिस ने पीटा तो कह रहे थे कि हमारे अपने मंदिर ने दरवाज़ा बंद कर लिया और हमको जगह मिली मस्जिद में और गुरुद्वारे में। बिल्कुल। हमारे धर्म के मंदिर का गेट बंद हो गया, लेकिन अल्लाह की मस्जिद खुली रही। ठीक है, सिखों का गुरुद्वारा खुला, पनाह मिली। और भाई हमारा सनातन धर्म वालों ने कल जो गद्दारी करी है, मैं कह रहा हूँ कभी मंदिर में पैर नहीं रखूंगा जब तक मुझे जिस मंदिर में पुजारी हुआ करेंगे ना, कसम खा रहा हूँ कभी मंदिर में नहीं जाऊंगा। बाहर से हाथ जोड़ दूंगा मंदिरों के, मंदिर में नहीं जाऊंगा कभी। हैं? तो ये तो इसका जो इम्पैक्ट है इस प्रोटेस्ट का बहुत लंबा जाएगा। मोदी-वोदी तो चलिए छोड़ दीजिए, पुरानी बात है। ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं करता हूँ, इटली में एक प्राइम मिनिस्टर होता था बर्लस्कोनी, आपको भी याद होगा जी, जी। बर्लस्कोनी। जी। बर्लस्कोनी को लगता था कि कभी सत्ता से बाहर ही नहीं होगा। और जब बाहर हुआ तो ऐसा बाहर हुआ कि उसको पूछने के लिए उसके घर नहीं जाता था कोई। राजीव गांधी के बारे में हम सोचते थे, राजीव गांधी 415 सीटें लोकसभा के लेकर आया था। 415 मतलब 2/3 के बियॉन्ड 3/4 मेजॉरिटी थी उसकी। और क्या हुआ? हवा के साथ बह गया यार, जब एक बार पब्लिक सड़क पे खड़ी हुई। आपको याद होगा राजीव गांधी के टाइम पे पटना के ऑल इंडिया रेडियो में, ये किस्सा भी पुराना है कि जब बोफोर्स का जम के चल रहा था हिसाब-किताब, तो पटना के ऑल इंडिया रेडियो में बोफोर्स के वो बच्चों का प्रोग्राम था। उसमें एक बच्चे से बोला कि बेटा एक कविता सुनाओ। उसने बोला, छोटा बच्चा था, उसने बोला गली-गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। उसके फ़ौरन बाद जो है, जो एआईआर का जो उस ऑल इंडिया रेडियो का जो स्टेशन डायरेक्टर था, उसको सस्पेंड कर दिया था उसको, क्योंकि ये च पर आप कैसे शांत करेंगे लोगों को? और आज सोशल मीडिया के ज़माने में, जी। सोशल मीडिया के ज़माने में तो आप रोक ही नहीं सकते लोगों को। सोशल मीडिया में तो हर कोई आकाशवाणी है। अपने आप हर कोई पब्लिशर है दरअसल जो है। तो पर ये है कि अजीत ये भी एक सवाल था कि लोग जो जैसे कि हम भारत में देख पा रहे हैं कि आपका वोट तय नहीं है, आपकी नागरिकता तय नहीं है, सब कुछ आप हर नागरिक इस समय कटघरे पर है, कटघरे में है। और आप पुलिस के पास नहीं जा सकते, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, आप मतलब और फिर उसके ऊपर सरकार के पास जो है उसके पास जो भी दमन के जितने रास्ते थे उसने सब कुछ अपनाए। चाहे वो ईडी सीबीआई से लेकर चाहे विपक्ष को अब वोट चोरी, मेरा वोट जो मतलब बतौर वोटर चोरी हो रहा है, जिसको मैंने चुना उसको भी आप उठा के ले जा रहे हो क्योंकि मैंने वोट आपको आपके लिए दिया पर आप उसको कहीं और ले गए। तो अब जो लोगों के पास और इसलिए ये जो पूरा जो सुगबुगाहट और मुहिम इसलिए ज़्यादा भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अब आपके लोगों के पास कोई रास्ता आपने दिया नहीं, आपने चोक कर दिया दरअसल में इस देश के करेक्ट। संविधान और लोकतंत्र दोनों को। तो उसको उसमें जब हम ऐसी व्यवस्था जब आप बनाते हैं, ज़ाहिर तौर पे ये मुझे नहीं लगता कि इनकी खुद की अकल से सब कुछ कर रहे हैं। इनका भी कोई डैशबोर्ड है जो कि जहाँ से ये सब चीज़ें तय हो रही होती हैं या वो आपके हिसाब से वो डैशबोर्ड कैसे काम करता है? क्योंकि जैसे अगर आप वॉशिंगटन से देखेंगे, तो वहाँ से भी लोग देख के बात कर रहे होंगे इसके बारे में कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इस समय। मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूँ, बुनियादी बात जो मेरी समझ से है। ये संघी बहुत लो आईक्यू लोग होते हैं, इनके पास दिमाग नहीं होता, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो अमेरिका में हो। मैं अमेरिका में रह के पिछले 7 साल से मैं यहाँ पर जो आरएसएस का इकोसिस्टम है, उससे मैं जम के डट कर मुकाबला कर रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पर अमेरिका के 250 वर्ष पूरे हो रहे हैं आज़ादी के। तो अभी मुझे 1 हफ्ते पहले एक आरएसएस के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं यहाँ पर अमेरिका में, उनका फ़ोन आया। बोले, "अजीत भाई आप हमारे साथ मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं डीसी में, आप हमारे साथ जुड़िए।" मैंने कहा, "मैं बिल्कुल जुड़ जाऊँगा। आप ये बताइए वहाँ पे हो क्या रहा है, एजेंडा क्या है?" बोले, "कुछ नहीं, नाच-गाना होगा, 250 साल हो गए हैं अमेरिका के।" और बोले, "हम लोग तो इंडिया से क्या लेना-देना, हम बिला वजह नाम संगठन का क्या है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं? उनका नाम है विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका, हिंदू स्वयं सेवक संघ। ठीक है? और कह रहे हैं हमें तो कोई लेना-देना नहीं है इंडिया से, हम तो यहीं अमेरिका में बैठे हुए हैं, आइए आप जुड़िए। तो मैंने कहा आप मुझे लिस्ट दीजिए कि कौन स्पीचेज़ दे रहा है और क्या स्पीचेज़ दे रहा है। क्योंकि अगर आप मुझे लिस्ट नहीं देंगे और मैं वहाँ पहुँचा और मैंने सुना कि क्या, और कल है वो इवेंट, परसों 25 तारीख को। हुँ। तो यहाँ पे जो हिंदुत्व के लोग हैं, उस पर आप कभी दोबारा इंटरव्यू कीजिएगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि अमेरिका में हिंदुत्व कैसे फैला हुआ है और कैसे हम उसको चैलेंज कर रहे हैं और उसको हम कैसे यहाँ पर डिफीट कर रहे हैं उसको, अमेरिका में हिंदुत्व को। लेकिन ये बहुत लो आईक्यू लोग हैं।
आपको याद होगा आज से 2 महीने अप्रैल के महीने में 26 या 25 या 22 कोई अप्रैल था कि यहाँ पर एक थिंक टैंक है अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में, उसका नाम है हडसन इंस्टीट्यूट। वहाँ पे दत्तात्रेय होसबोले और राम माधव आए हुए थे वहाँ पे। जी। और हमने क्या किया, हम लोगों ने वहाँ पे एक ट्रक चला दिया, यहाँ डिजिटल ट्रक बहुत चलते हैं यहाँ पे। और हमने उसके बाहर चला दिया, गंदी-गंदी उस पे हमने बातें लिखी कि आरएसएस जो है हत्या करता है मुसलमानों की और ईसाइयों की। अब क्या है, इंडिया में तो आप ये काम नहीं कर सकते, वो आपको पकड़ के पीट देंगे, जेल में डाल देंगे। ये अमेरिका है, इनके बाप की औकात नहीं कि हमें छू सकें यहाँ पर, ये हम सब गैर कानूनी काम कुछ कर नहीं रहे। फिर एक यहाँ पे पत्रकार है अमेरिका में, गोरा लड़का है, पीटर फ्रीडरिक उसका नाम है, वो इनका बैंड बजा के रखता है। वो अकेले प्रोटेस्ट करने पहुँच गया वहाँ पर, तो इनके पूरा दिन इनका खराब हो गया यहाँ पे। इनकी कोई सोच है नहीं। आरएसएस ये कहता है कि हम बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा हम सिविल सोसाइटी संगठन है। तो भाई अगर तुम सिविल सोसाइटी दुनिया के सबसे बड़े संगठन हो तो तुम अपनी मेंबरशिप लिस्ट दिखाओ। मेंबरशिप लिस्ट तुम दिखाते नहीं हो। पिछले 1.5 महीने से बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम वहाँ जा सको। तुम्हारे इतने विजिलाते, अगर तुम बोलते हो ना बार-बार, आरएस ब मोहन भागवत बोलते हैं कि हमारे लोग तो जाके 24 घंटे की नोटिस पे कश्मीर जाके हम भारत की जो है रक्षा कर सकते हैं। तो भाई पहले तुम मोदी की रक्षा कर लो, जंतर मंतर पे जाके जो 1500, 2000, 5000 लड़के, 10,000, 20,000 जो भी जमा है, उनको मार भगाओ अगर तुम्हारी हिम्मत है। तुम पुलिस के पीछे क्यों छुप रहे हो? इनके पास कुछ भी दिखाने को है नहीं। एक बात तो ये है, इनके पास अकल नहीं है और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। दूसरी बात ये है, ये तो आप भी जानते हैं कि आरएसएस में भी मोदी से भयंकर नाराज़गी है। जी। वो लॉन्ग गेम यही है कि वो वेट कर रहे हैं कि भैया इसका मार्केट कब डाउन हो, और इसका मार्केट डाउन होना शुरू हो गया। ठीक है ना? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, सेंट्रिस्ट हो, आदमी हो, औरत हो। ये ह्यूमन नेचर है कि हम किसी भी तानाशाह को हम नहीं लाइक कर सकते, क्योंकि वो सबको नौकर बना देता है। एक बार में जब मोदी का नाम अनाउंस हुआ था, मैं उस समय तहलका में नौकरी करता था। जब मोदी का प्राइम मिनिस्टर के लिए नाम अनाउंस हुआ तो मेरे एडिटर ने बोला कि जाओ ज़रा यार, तुम्हारी दोस्ती हुआ करती थी एक ज़माने में, इससे गोविंदाचार्य से मिलकर आओ। गोविंदाचार्य उस समय रहता था वसंत कुंज के एक फ्लैट में। मैंने फ़ोन किया, बोला हाँ आ जाओ। बहुत समय से मैं मिला नहीं था, तो बोला आ जाओ। मैं चला गया मिलने के लिए। तो ऐसे-ऐसे किस्से बताए गोविंदाचार्य ने। उसमें एक बात ये भी बताई कि ये मोदी और राजनाथ सिंह, ये दोनों एक ही दिन आए थे। इनको दोनों को एक ही दिन इंडक्ट किया था आरएसएस में इनको, और वो लाने वाले गोविंदाचार्य थे। तो आज की तारीख में तो राजनाथ सिंह को कुछ समझता नहीं है। और राजनाथ सिंह का अगर आप कल का एक स्टेटमेंट देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, होशियारी वाला स्टेटमेंट है। मोदी सरकार में किसी को इस समय इजाज़त नहीं है कि इस पूरी प्रोटेस्ट के बारे में एक सेंटेंस भी बोल सके। अगर आप परसों बिल्कुल। की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा बांसुरी स्वराज की, तो उसकी हवाइयाँ उड़ रही हैं उसके चेहरे पे, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। अशोका रोड पे उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो लेकिन राजनाथ सिंह का कल ये स्टेटमेंट आया है, वो कह रहा है कि ये बच्चों का जो प्रदर्शन है, ये बहुत चिंता का विषय है। तो उसने अपने लिए एक ओपनिंग खोलना शुरू कर दिया है उसने। लेकिन फिर वो यही बोला कि इनको भड़काया जा रहा है ये वो, और हम तो सरकार के साथ हैं, ठीक है ना? लेकिन जो हिंदुस्तान की लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स ये है कि जैसे ही मौका मिलता है, अंग्रेज़ी में कहते हैं रैट्स डेज़र्ट अ सिंकिंग शिप, और इसके कोई दोस्त नहीं। और इसकी भी एक ऐतिहासिक पहलू ये है कि जब ये गुजरात में दंगे करा के मुख्यमंत्री बना था, इसको सबने त्याग दिया था। मोदी खड़ा हुआ है अगर, तो अकेले अपने दम पे खड़ा रहा, क्योंकि बीजेपी के इकोसिस्टम में, आरएसएस के इकोसिस्टम में इसको साथ देने वाले बहुत ही कम लोग थे। 2002 से लेकर 2012 तक के बीच में बहुत कम लोग थे। तो इसके अंदर ये पूरा यकीन है मोदी के अंदर कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने दम पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है ना? लेकिन उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि आज भी लोग इसकी चमचागिरी सिर्फ़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये दाना फेंकता है, टुकड़ा फेंकता है उनकी तरफ जो है। इसलिए नहीं क्योंकि उनको वो, आप सोचो ना, एक ज़माना था, आप इनको भूल जाओ, अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भूल जाओ। मैं तो कह रहा हूँ कि इवन रविशंकर प्रसाद भी एक छोटा-मोटा खोपचे में जो है अपनी दुकान चला लेता था बीजेपी में। आज आज उसकी भी कोई औकात नहीं है। किसी की कोई औकात नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी की कोई औकात नहीं है। मतलब ऐसे है ना कि हम तो ये जैसे समझते हैं, जो मिडल क्लास हिंदुस्तान का, वो कहता है जो काम वाली है और जो ड्राइवर है, वो सब एक रैंक है। लेकिन काम वाली और ड्राइवर वो अपने आपस में रैंकिंग खोज लेते हैं वो अपनी, कि कौन सीनियर है सोसाइटी में और कौन जूनियर है। मुझे भी आश्चर्य हुआ जब जगत प्रकाश नड्डा से कहा गया कि आप जाके मिलिए, और कि ये है ना? और आप देखिए ना, नेगोशिएटर हैं आप। ये जितेंद्र सिंह कौन है जो मिलने के लिए गया था? इसका बैकग्राउंड याद है आपको? जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं, ये पहले किस पार्टी में थे? है ना? यस सर। तो आप देखिए ना, तो अब सवाल ये है कि आरएसएस, मतलब पब्लिक का, मोटी बात ये है कि अगर आपको पब्लिक का सपोर्ट है,
गांधी जो था, मोहनदास करमचंद गांधी जो था, वो तो कभी सत्ता में नहीं रहा, वो तो कभी उसकी कोई सरकार नहीं थी, उसके पास कोई पोज़ीशन नहीं थी। तो करोड़ों लोग उसके नाम पर क्यों खड़े हो जाते थे, है ना? अगर वो तो भाई तुम ऐसे बनो तो बात ही समझ में आए, तुमको सत्ता की तुम्हें क्यों ज़रूरत है? तुम्हें नेता ज अच्छा जजों को देख लीजिए, हिंदुस्तान की जुडिशरी भी अपने आप में एक स्टडी के लिए बनी हुई चीज़ है ये। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जो अपर कास्ट हिंदू है, वो सबसे महीन और होशियार सोशल ग्रुप है वो। उसको ये पता है कि व्हिच साइड ऑफ द ब्रेड इज़ बटर्ड। और बहुत पहले समय से पहले भाँप लेता है, जो हिंदू अपर कास्ट है, ख़ास तौर से उत्तर भारत का, वो समय से पहले भाँप लेता है कि क्या हो रहा है। इसीलिए इसीलिए वो तुलसीदास ने लिखा ना, हो कोई नृप हमें कहानी, तो वो उसने गरीब आदमी के लिए नहीं लिखा है, वो उसने अपर कास्ट हिंदू के लिए लिखा है कि हो कोई नृप हमें कहानी कि भारत हम तो बेटा अपनी सेटिंग, हम तो सेटिंग में रहेंगे पूरे टाइम, चाहे अंग्रेज़ आए। आप देखिए ना, जब तक मुगल थे, तो बिरयानी, मतलब मैं कायस्थ हूँ जात से, जी। या मैं यूँ कहिए मेरे ख़ानदान वाले कायस्थ हैं, मैं तो जात-वात मानता नहीं हूँ। तो वो हम तो बचपन में हमें ये बताया जाता था, हमारे ख़ानदान वाले बड़े खुशी-खुशी कहते थे, "अरे! हमें तो आधा मुसलमान कहा जाता है, हमारे बराबर फ़ारसी और उर्दू कौन बोलेगा?" और आज की तारीख में सारे श्रीवास्तव और माथुर जो है, वो मोर ब्राह्मण देन ब्राह्मण बने घूम रहे हैं। हैं? बिल्कुल। आरएसएस के मोर ब्राह्मण, मोर हिंदुत्व देन हिंदुत्व बने घूम रहे हैं सारे के सारे कायस, ठीक है ना? जी। और मेरे अपने कज़िन्स, जो बचपन में हम बड़े कज़िन्स मेरे थे, जो मुग़ल ए आज़म के डायलॉग बड़े खुशी-खुशी सुनाते थे और कहते थे हमारे शीन काफ़ दुरुस्त हैं, हुँ, आज वो मोदी का ड्रम पीट रहे हैं वो, हुँ। ठीक है? तो यही हम ही अपर कास्ट हिंदू थे कि मुगलों के टाइम पे हम शेरवानी पहनते थे, अचकन पहनते थे, जैसे ही अंग्रेज आए फटाफट कपड़े उतार के फेंके, कमीज पैंट पहनना शुरू कर दिया और अंग्रेजी सीखना शुरू कर दिया हमने, ठीक है? तो अब जैसे उत्तराखंड हाई कोर्ट है, तो जुडिशरी का अगर आप रवैया देखें, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट वन ऑफ द वर्स्ट हाई कोर्ट्स इन इंडिया। उनका जो बिहेवियर है, अभी पूरा मोहम्मद दीपक वाला जो केस हुआ, जी। उसमें बेचारा गया रिलीफ लेने के लिए, उसको उल्टा कह दिया कि तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं लिखोगे सोशल मीडिया पे और हम नहीं खत्म करेंगे एफआईआर तुम्हारे खिलाफ जो है। हुँ। और परसों की खबर है कि उत्तराखंड में एक आदमी प्रोटेस्ट में आने जा रहा था, पुलिस ने रोक लिया, तो वो चला गया हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने बोला आप कैसे रोक सकते हैं इसको? प्रोटेस्ट करना तो फंडामेंटल राइट है, आप इसको कैसे रोक सकते हैं? ये पलटी मारनी जजों ने शुरू कर दी है। परसों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या बोला? कह रहा हमारे पास टाइम नहीं वीडियो-वीडियो देखने का। कल फिर वकील पहुँच गए, बोले भाई तुमने 12 तो मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, हम आएँगे कैसे कोर्ट में? तुम रिस्ट्रिक्टेड एंट्री करो ना वकीलों के लिए और जो उनके उसके लिए मुवक्किल के लिए। तो कह रहा हाँ ठीक है, मैं 12 बजे तक देखता हूँ, अगर 12 बजे तक कुछ नहीं होता है तो मैं ऑर्डर करता हूँ। है ना? तो अब तो जज भी पलटी मारेंगे, क्योंकि भाई जंतर-मंतर से सुप्रीम कोर्ट की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर दूर होगा, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर होगा। और अगर बच्चे उतर गए, चलो नहीं भी घुस पाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बाहर पुलिस जमा होगी, लेकिन ज़रा सोचिए कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर अगर खुदा न खास्ता बच्चे पहुँच गए, तो उनकी कितनी फ़ज़ीहत होगी उनकी। बिल्कुल, बिल्कुल। बांग्लादेश में जब शेख हसीना गई है, तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा 5 और जजेस ने इस्तीफ़ा दिया था। पब्लिक ने टेटुआ दबा के इस्तीफ़ा लिया था वहाँ पे बांग्लादेश में। ये जो आखिरी में इसको हम खत्म करते हैं, बस इसका आखिरी में सवाल ये है कि जैसे आप डीसी में हैं, तो वहाँ बहुत सारे थिंक टैंक्स को देखते हैं। मतलब वहाँ से एक जो नज़रिया है भारत के प्रति, क्योंकि एक ये भी है कि मोदी जी का जो जो खिखी मोमेंट है, जो सब वो भी काफ़ी वायरल हो गया था कि म्यूट म्यूट वीडियो में सबसे जाके सबके गले पड़ना जो है, उनको लगता है सब वो गले लग रहे हैं, पर गले पड़ना है जैसे दिखलाई पड़ते हैं वो उस पूरे वीडियोज़ में। तो ये जो विश्व गुरु और ये जो साख की जो बात है, भारत की साख की बात, जैसे कि अभी हम भारत जो है ब्रिक्स का जो है वो भी है, नेता भी है इस समय। जबकि ईरान के साथ जितना कुछ हो रहा है या बाकी देशों के साथ जो भी कुछ हो रहा है, उसके बारे में उसकी कहीं कोई लीडरी दिख नहीं रही। तो वो जो एक भारत एक तरह की सॉफ्ट पावर था, सबसे ज़्यादा आबाद मुल्क का एक नुमाइंदगी करने वाला प्रधानमंत्री था। तो अब हमारे बारे में एक ही व्यक्ति है जो कह रहा है कि पूरा भारत मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और वो बिवी नेतन्याहू है, जो कि जिनोसाइड का वॉर क्रिमिनल है साफ-साफ तौर पे, जिससे मोदी जी नेसेट से वो मेडल-वेडल पहन कर आए वहाँ से, जो ना पहले था ना आगे शायद रहेगा। तो ये जो दुनिया में जो एक भारत मोदी के पहले का भारत था और एक मोदी का भारत है, तो उसको कैसे देखते हैं? उसमें क्या फ़र्क है? और फिर हम तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में रहता हूँ और मैं यहाँ पे, यहाँ की जो यूएस कांग्रेस है, जहाँ पे चुनाव जीत के लोग आते हैं, सांसद आते हैं, और जो यहाँ की फेडरल गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं, एग्ज़ीक्यूटिव ब्रांच बोलते हैं, यानी जो प्रेज़िडेंट और उसका एडमिनिस्ट्रेशन है। और यहाँ पे 2 पार्टियाँ हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी, एक डेमोक्रेटिक। तो एक तो ये है कि जो अमेरिकन स्टेट है,
वो व्यापार से प्रभावित होता है, तो उनका इंटरेस्ट व्यापार को लेकर होता है और व्यापार के नाम पे भारत के पास कुछ ऑफ़र करने को है नहीं, क्योंकि भारत की तरफ से जो नंबर 1 एक्सपोर्ट है, वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस, थोड़ा बहुत जो इंडिया में होता है। दूसरा है सॉफ्टवेयर है, तीसरा है जेम्स एंड ज्वेलरी, तो कुछ ऑफ़र करने को है नहीं क्योंकि चाइना बहुत आगे है। जी। अम, और अमेरिकन्स को क्या चाहिए इंडिया में मार्केट एक्सेस चाहिए, ख़ास तौर से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए। वो आप जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की जो इतनी भी ट्रेड नेगोशिएशंस जितने हैं, उसमें आप देख सकते हैं और इनफैक्ट जो किसान आ रहे हैं दिल्ली में, वो इसीलिए आ रहे हैं कि मोदी ने जो एग्रीमेंट करने की बात की है अमेरिका के साथ कि उनके लिए वो यूएस एग्रीकल्चर के लिए हम इंडिया का मार्केट खोल देंगे, इसलिए किसान नाराज़ हो रहे हैं और किसान जो आने की बात कर रहे हैं दिल्ली पे। तो एक तो ये ट्रांज़ैक्शनल पार्ट है, वो अपनी जगह उसका मतलब वो बिज़नेस प्योर बिज़नेस ओरिएंटेड है वो, है ना? उसके अपने डायनामिक्स होते हैं। लेकिन अगर आप डेमोक्रेटिक पार्टी की बात देखेंगे, तो अगर आप ये देखेंगे कि ज़ोरान ममदानी ने पिछले साल जब न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव लड़ा था, तो उसने सवाल के जवाब में बोला था कि मोदी इज़ अ क्रिमिनल और मोदी के उसने बहुत गाली दिया था उसने, ज़ोरान ममदानी ने। डेमोक्रेटिक पार्टी में हम पिछले साल से ये देख रहे हैं कि जो यंगर जनरेशन है, वो पूरी तरह टेक ओवर कर रही है वो। और जो यंगर जनरेशन है, उसके जो लोग हैं, वो बहुत रैडिकल लेफ्ट ऑफ सेंटर लोग हैं, बहुत ज़्यादा। कोई हम अमेरिका में सोच नहीं सकते थे कि इज़राइल को या इज़राइल के प्रधानमंत्री को इस तरह से जो है खुलकर लोग गाली दे रहे होंगे। और अभी एक सबसे शॉकिंग बात यहाँ के जो पुराने लोग हैं, जो लेगेसी पॉलिटिशियंस मैं जिनको कहूँगा या लेगेसी मीडिया के लिए भी ये शॉकिंग बात रही कि अभी पिछले हफ्ते यूएस कांग्रेस में एक वोट हुआ था कि इज़राइल को अमेरिकी सहूलियत सुविधा जो है वो आर्म्स और डिफेंस और फाइनेंशियल एड वगैरह दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। उस अमेरिका द्वारा इज़राइल को दी जाने वाली सहायता के विरोध में 103 डेमोक्रेटिक सांसदों ने वोट डाला जो कि अनथिंकेबल था। जी। तो वो जो इकोस्फियर है यंग स्ट्रॉन्ग विल्ड डेमोक्रेटिक वोटर बेस है और उसके साथ जो है ये मोदी को लेकर बहुत क्लैरिटी उनके अंदर आ रही है कि ये गलत आदमी है। रिपब्लिकन्स के साथ क्या है कि जो एक तो ये है कि जो हमारे देश में अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के जो समर्थक हैं, वो उनको रेड स्टेट्स बोलते हैं। रिपब्लिकन पार्टी का कलर रेड है, डेमोक्रेटिक पार्टी का कलर ब्लू है, नीला है। तो जो रेड स्टेट्स हैं वो आप ये कहिए कि वो ग्रामीण अधिक हैं वो, अर्बन की। अमेरिका में जो अर्बन सिटीज़ हैं, जितने भी अर्बन सेंटर्स हैं, आपको पूरा स्टेट मिलेगा ग्रामीण है और पूरा जो है वो रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर वहीं एक बड़ा शहर है, जैसे एक स्टेट है टेनेसी और टेनेसी का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है नैशविल। तो आप नैशविल में जाएँगे तो वो 100% ब्लू है, डेमोक्रेट्स को वोट कर रहा है और वो जो अर्बन है और जो रूरल पॉकेट्स हैं वो पूरी तरह से जो है रिपब्लिकन को वोट कर रहे हैं। या आप जैसे जॉर्जिया स्टेट में जाएँगे, जॉर्जिया स्टेट में भी ये कहानी है। अब वो नेक एंड नेक की लड़ाई हो गई है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में। तो रिपब्लिकन्स जो इन मामलों में इन्फ्लुएंस रखते हैं, क्योंकि रिपब्लिकन धार्मिक लोग हैं और ईसाई धर्म के प्रति उनकी जो है वो मान्यताएँ हैं और वो उससे काफ़ी प्रेरित होते हैं, राजनीति को लेकर भी प्रेरित होते हैं उसमें जो है। जो डेमोक्रेट्स हैं वो कहते हैं कि धर्म को राजनीति से बाहर रखो और जो रिपब्लिकन का जो धार्मिक बेस है वो कहता है कि नहीं हम क्रिश्चियन नेशन है, हम क्रिश्चियन वैल्यूज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं और इसमें मैं कोई जजमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ आपको फैक्ट बता रहा हूँ। हुँ। तो जो वॉशिंगटन डीसी में जो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से निकले हुए जो सिविल सोसाइटी है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन पे इन्फ्लुएंस होता है, वो लंबे समय से इस बात से बहुत नाराज़ हैं कि हिंदुत्व एंटी क्रिश्चियन है और हिंदुस्तान में क्रिश्चियंस के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। जी। और एक चीज़ जिस पर ख़ास तौर से 2 चीज़ों पे बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ से, क्योंकि मैं सिविल सोसाइटी के साथ उठता-बैठता हूँ ना, मैं इसी जी, स्फीयर में काम करता जी, हूँ मैं। जी। 2 बहुत बड़ा मुद्दा है। एक ये कि एफसीआरए के चलते पैसा भेजना अब एकदम मुश्किल हो गया है। और ये बात सही भी है वैसे कि मिशनरी एक्टिविटीज़ करते रहे हैं लोग, लेकिन ये भी सही है कि बहुत सारा पैसा आके, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। जैसे यहाँ पर एक संगठन है, न्यूयॉर्क स्टेट में एक संगठन है, न्यूयॉर्क स्टेट काउंसिल ऑफ चर्चेज़, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं वो। न्यूयॉर्क स्टेट काउंसिल ऑफ चर्चेज़, उनके कोई 70,000 करीब उनके जो है पैरिशनर्स, उनके चर्चेज़ वगैरह हैं उनके। क्योंकि आप जानते हैं न्यूयॉर्क अपने आप में एक स्टेट है, आप ये जानते हैं, न्यूयॉर्क सिटी उसका शहर है, ठीक है ना? तो वो लोग बहुत लिबरल प्रोग्रेसिव किस्म के लोग हैं, वो कोई मिशनरी काम नहीं करते, लेकिन वो कई-कई सालों से 40-50 साल से पैसा भेज के गाँव-गाँव में गरीब बच्चों को पढ़ाने-लिखाने का उसके लिए खर्चा करते हैं। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में बहुत लोग ये भी मानते हैं कि भाई हमें सबके लिए काम करना है यहाँ पे।
यहाँ पे एक अलग किस्म की लड़ाई है चर्चों के बीच में। कोई कहते हैं कि चर्च जो है हमें हमें क्रिश्चियंस के लिए काम करना, वो कहते हैं जीसस क्राइस्ट ने बोला हमें सबके लिए काम करना है, सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए काम नहीं करना। ये भी चलता रहता है यहाँ पर। तो वो जो लोग हैं उनमें एफसीआरए को लेकर बहुत नाराजगी है। एक यहाँ पे संस्था है, पुरानी संस्था है, वो 1954 से इंडिया में पैसा भेजती थी, उसका नाम है कंपैशन इंटरनेशनल। और वो बहुत प्रोजेक्ट चलाती थी और बहुत हिंदू बच्चे, वो ऐसा नहीं सिर्फ ईसाइयों के लिए कर, बहुत हिंदू बच्चे उड़ीसा उड़ीसा जैसी जगह में उसके भेजे हुए पैसे से चलाए हुए स्कूलों में पढ़कर आगे आ गए और हो सकता है अभी बीजेपी को वोट देते हो। ठीक है ना? कंपैशन इंटरनेशनल को बंद कर दिया उसने। तो इसकी एक ये एफसीआरए के लेकर पूरे सांसदों में इसकी जानकारी है, क्या डेमोक्रेट क्या रिपब्लिकन। दूसरा जो बहुत बड़ा इश्यू यहाँ पर है, जो रिपब्लिकन साइड के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है एंटी कन्वर्जन लॉ। जो कोई 13-14 स्टेट्स में अब एंटी कन्वर्जन लॉ बन गई है। तो यहाँ पे मोदी को लेकर और बीजेपी को लेकर बहुत पॉलिटिकल लेवल पर बहुत शक की निगाह से देखा जाता है, दोनों तरफ से, जो कंजर्वेटिव राइट विंग है और जो लिबरल प्रोग्रेसिव लेफ्ट विंग है। और जहाँ तक रही बात कि इनके बारे में यहाँ क्या सोचा जाता है, तो मुझे कभी-कभी बड़ा अफ़सोस होता है निधीश, मैं यहाँ रहता हूँ, कि यहाँ पे मोदी आते हैं, हमारा हिंदुस्तान का मीडिया पागल हो जाता है, यहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट के पेज 1 पे खबर तक नहीं छपती। एक बार मोदी यहाँ आए हुए थे, जो बाइडेन प्राइम मिनिस्टर था, मैं डीसी में घूम रहा था, तो मैंने अचानक से नोटिस किया कि व्हाइट हाउस के आस-पास जो लैंप पोस्ट हैं सड़क पे, उसमें मोदी की फ़ोटो लगी हुई है। मैंने कहा यार, मैंने आज तक कभी किसी नेता की फ़ोटो नहीं देखी यहाँ पे, ये फ़ोटो कैसे लग गई यहाँ पे जो है? तो मैंने थोड़ी तहकीकात की। अब यहाँ पे सड़कें वगैरह म्युनिसिपैलिटी के अंडर आती हैं। तो मुझे पता चला कि भाई कोई प्राइवेट पार्टी थी यूएस की, जिसने म्युनिसिपैलिटी को पैसे दिए और किराए पे ली थी स्पेस। वो इनके अपने कोई होंगे हिंदुत्व वाले सगे होंगे इनके यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि सरकार ने इनकी फ़ोटो लगाई थी, वो खुद ही इन्होंने अपने किसी को बोलकर पैसे दिलवा के जो है, किराए पे लैंप पोस्ट लेके 20-25 लैंप पोस्ट पे अपनी फ़ोटो लगवाई थी और इंडिया के झंडे लगवा दिए थे इन्होंने। तो यहाँ पे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे नेटो को कुछ नहीं समझते ये नेटो वाले आते हैं, उनके बारे में खबर नहीं छापते। ये इस मामले में ये बात अच्छी नहीं है अमेरिका की, लेकिन ये जो है सो है। तो इसलिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है, $28 ट्रिलियन की अमेरिका की इकोनॉमी है। इंडिया की वो बोलते हैं $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, पर ये लोग कुछ समझते नहीं है। चाइना से यहाँ पर बड़ा इश्यू है, क्योंकि चाइना ने लीड लिया है, काफ़ी तगड़ी लीड लिया पिछले 20-25 साल में। बल्कि मेरी अभी लास्ट वीक एक यूएस डिप्लोमैट से बात हो रही थी, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में वो काम करते हैं, नाम मैं ज़ाहिर-सी बात है नहीं बता सकता क्योंकि हाँ, वो हाँ। सरकारी नौकर हैं, वो सांसद नहीं है वो। और क्योंकि मेरा इनसे बातचीत होती रहती है मेरी इनसे और मैं पूछता रहता हूँ, अपनी बातें बताता रहता हूँ और वो मैं नहीं कह सकता कि मेरी बात का कोई प्रभाव है कि नहीं है, वो दावा मैं नहीं कर सकता मैं। मैं नरेंद्र मोदी तो हूँ नहीं कि मैं ऐसा दावा करूँ कि मेरा बड़ा इन्फ्लुएंस है। पर मैं उनसे पूछा मैंने कि भई आप ये बताइए कि मतलब क्या सीन है अभी इंडिया को लेकर आप लोगों की क्या सोच है? तो उन्होंने कहा देखो अब सोच बदल रही है क्योंकि पहले हम पिछले 15 साल से हम ये मान के बैठे थे कि चीन से हमारा जो लड़ाई है उसमें इंडिया हमारा साथ देगा। लेकिन अब हमको ये समझ में आ रहा है कि हम इंडिया पे बहुत ज़्यादा हम निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के जो रास्ते हैं अच्छा आप ये देखिए और इसमें मैं इंडिया के विरोध में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये तरीके से बात ठीक भी है। मोदी ने तो अपनी पूरी कोशिश की पूरी तरह अमेरिका की गोदी में बैठ जाएँ। लेकिन अब धीरे-धीरे उनको भी समझ में आ रही है अगर आप पिछले दिनों का देखेंगे तो उन्होंने चीन के साथ रिश्ते धीरे-धीरे सुधारने शुरू किए हैं मोदी ने। चीन के जी, साथ उन्होंने जी। थोड़ा इकोनॉमिक रिलेशंस भी बेटर करने की कोशिश की है, डिप्लोमैटिक रिलेशंस भी बेटर करने की जी। कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर इनका कोई बहुत इन्फ्लुएंस है नहीं, ये अपने ही लोगों को पैसा दे-दे के जब हाउडी मोदी किया था इन्होंने सितंबर 2019 में ह्यूस्टन, टेक्सास में, हम भी गए थे वहाँ पे विरोध में उनके गए थे। हम जिस होटल में टिके थे वहाँ लोगों से मैं पूछ रहा था, "भैया आप कहाँ रहते हो?" कोई दिल्ली से आया था, कोई पुणे से आया था, कोई बॉम्बे से आया था, कोई अहमदाबाद से आया था। तो बहुत सारे लोग तो हवाई जहाज़ में भर के ये इंडिया से लाए थे अपने हाउडी मोदी के लिए। इसको जो है आखिरी सवाल जो है ये कि 2029 में आधिकारिक तौर पर चुनाव होने होंगे भारत में और उसके पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो आपको लगता है कि अब क्योंकि चुनाव खुद अपने आप में एक जो है जिस तरह से उसका मज़ाक बना दिया गया है लोकतंत्र का चुनाव के ज़रिए, तो ये उसके पहले कुछ होगा या उस चुनाव के दौरान कुछ होता दिखा देगा ये? मतलब मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि मैं मॉडलिंग जब कर रहा हूँ, तो प्रोटेस्टर्स तो पीछे हट नहीं रहे हैं
और आप क्या करेंगे? आप गुंडागर्दी करेंगे, उनके ऊपर गोली चलाएँगे, आप क्या करेंगे उनको? वो जा भी नहीं रहे। आप कब तक मेट्रो स्टेशन बंद रखेंगे और पूरे हिंदुस्तान में आप कैसे रोक देंगे? ये तो पूरे हिंदुस्तान में फैल गई फैल है ये गया आग। बिल्कुल, जी। हाँ, तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे सर्वाइव कैसे करेंगे मोदी इस परिस्थिति को? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा भी हो जाएगा। दूसरी बात ये मान लीजिए सर्वाइव भी कर गए तो अब जो पहले इसके माहौल था कि लोग डर के मुँह सिल के रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे, अब वो खत्म हो गया। अब तो लोग इनको खुलेआम गाली देते फिरेंगे अगर ये प्राइम मिनिस्टर रह भी जाते हैं। जो मनमोहन सिंह के साथ हुआ था कि 2011 के बाद उसके बाद उनकी तो वो एक मुर्दा लाश थे मनमोहन सिंह। जी। ज़िंदा लाश थे, मुर्दा लाश नहीं, ज़िंदा लाश थे 2011 के अन्ना हज़ारे के आंदोलन के बाद, क्योंकि उसके बाद उनकी कुछ वक़्त ही नहीं रह गई थी मनमोहन सिंह की, क्योंकि पब्लिक में आप खत्म हो गए थे। जैसे आप याद करें राजीव गांधी 415 सीटें लेकर आए थे, लेकिन एक बार जब 1987 में बोफोर्स निकल कर आया, उसके बाद अगले 2 साल चुनाव होने तक राजीव गांधी का कुछ बचा ही नहीं था पब्लिक में, कोई पब्लिक पॉलिटिकल कैपिटल ही नहीं बची थी राजीव गांधी की। मुझे याद है कि वो पार्लियामेंट में खड़े होके जब राजीव गांधी अपने आप को डिफेंड करता था, उसकी पार्टी का एक आदमी ताली तक नहीं बजाता था। सांसद तक नहीं ताली बजाता था उसके सपोर्ट में, 2-4 कल्पनाथ राय जैसे लोगों को छोड़कर, ठीक है ना? तो इनकी पॉलिटिकल कैपिटल हो गई है खत्म। अब ये इमैटीरियल है ये कि ये जो है कि प्राइम मिनिस्टर रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जहाँ तक यूपी की बात है तो देखिए चुनाव की जहाँ तक बात है नीतीश, ये बहुत चिंता का विषय है कि चुनावी प्रक्रिया में आम जनता की जो एक वो थी क्या कहते हैं स्टेक होल्डिंग थी वो खत्म हो गई है। अब सड़क चलते लोग बोल रहे हैं कि ये वोट चोरी करता है। तो अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर आएगा क्योंकि अब यही जब ये तानाशाह है, तो फिर सब इनके नाम से चलता है। तो जब ये तानाशाही इनकी खत्म हो जाएगी, भले ही ये कुर्सी पे रहें ना रहें, तो भाई बाकी लोगों के प्रति जवाबदेही होगी। तो इसीलिए यू गोदी मीडिया को लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं और पूछ रहे हैं, गाली दे रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी कुछ लिख रही है, उसके कमेंट में नीचे लोग क्या-क्या गंदी-गंदी बातें लिख रहे हैं कि तुम दलाल हो, तुम दल्ली हो, ये हो, वो हो। तो अब गोदी मीडिया को, अब अरुण पुरी को, रजत शर्मा को, यहाँ तक कि मुकेश अंबानी को, उदय शंकर को, बहुत पैसे कमाए उदय शंकर ने। अब उनको भी जवाब देना पड़ेगा पब्लिक के सामने, है ना? राहुल कंवर को, अब इनको इनकी भी लेगेसी की बात आती है ना, भई पब्लिक तुम्हें नहीं जानती लेकिन सबको तो जो लोग सिस्टम में वो तो जानते हैं तुम क्या चीज़ हो। तुम्हारे अंदर अंदर अगर शर्म है और तुमको सर्वाइव करना है, क्योंकि मुकेश अंबानी भी पलटी मार देगा, वो तो पब्लिक की तरफ देख के पलटी मारेगा, ज्ञानेश कुमार भी पलटी मारेगा। तो यूपी में अब देखिए ना 4-5 दिन से तो है योगी आदित्यनाथ के मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है। वो अभी हिंदू मुस्लिम के ही भाषण दे रहा है अभी और कुछ नहीं बोल पा रहा है बेचारा वो। कुछ नहीं बोल पा रहा है, वो बस हिंदू मुस्लिम बोल रहा है। अब पब्लिक बढ़ गई हिंदू मुस्लिम से आगे। पब्लिक तो कह रही है जब-जब मोदी मैं कल वीडियो देख रहा था उसमें पब्लिक चिल्ला रही ज़ोर-ज़ोर से जब-जब मोदी डरता है, हिंदू मुस्लिम करता है। तो अब जब ये बात लोग खुल के कर रहे हैं तो आपकी कहानी खत्म, और आपका पूरा नैरेटिव ये खत्म। तो बहुत शालीन बातों में से है जो बात लोग ये तो बहुत शालीन बातों में से है। लोग ये बहुत तो बहुत गुस्सा शालीन बातों में से बहुत है। गुस्सा जो है और ना? बदज़ुबानियाँ हाँ, जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि ज़ाहिर तौर पे बिल्कुल। ये दिखता है कि तो तो इसलिए चुनाव में तो मुझे तो इनका पॉलिटिकल सर्वाइवल का रीज़न ही नहीं समझ में आता। बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कि नहीं मोदी बहुत होशियार है, कुछ भी कर लेगा। तो मैं कहता हूँ भाई मैं मानने को तैयार हूँ पर आप बताओ तो क्या आप तो मॉडलिंग करो ना, आप बताओ ना कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगले हफ्ते अब सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट तोड़ दिया। दीप्ति ने बोला कोई बात नहीं है हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। तुम मरो, जियो, खाना खाओ, नहीं खाना खाओ, कोई बात नहीं। तुम्हारे ऊपर है, तुम नड्डा के हाथ अब वो सोनू वांगचुक भी बेवकूफ़ है। भाई तुमको खाना खाना था तुम अपनी बीवी के हाथ से खाना खा लेते। तुम नड्डा के हाथ से क्यों खाना पानी पी रहे हो तुम, है ना? तो तुमने मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि तुमने 26 दिन उपवास उपवास भी किया और फिर तुम लोग थूके तुम्हारे ऊपर, कि तुम जो है वो बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गए उपवास के बाद। बिल्कुल, कल मैं पढ़ा था कि एक बच्चे की तो आँख शायद वापस ना आ पाए जो पैलेट गन से उसको नहीं आ पाएगी। इनमें से एक लड़की तो शायद अभी भी अनकॉन्शियस है शायद, उसकी तो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है वो। बिल्कुल। पेलेट गन का इस्तेमाल किया है इन्होंने, हुँ। लोगों को मारा है। इन बच्चों ने ज़िंदगी में कभी पुलिस की एट्रोसिटी नहीं देखी थी और इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है क्योंकि यही बच्चे थे, यही सारे लोग थे जो ये मानते थे नैरेटिव कि हाँ, मुसलमान आतंकवादी है। पर आज जब इनको आतंकवादी बोला जा रहा है तो ये कह रहे हैं, "अच्छा, ऐसे बोलते हो तुम आतंकवादी लोगों को? अब समझ में आया।" बहुत-बहुत शुक्रिया अजीत इस लंबी और बहुत शुक्रिया आपका। सार्थक बातचीत के लिए हम लोग फिर आगे भी बात करते रहेंगे। दर्शकों आप ज़रूर। शायद इस बातचीत से बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी। जैसे कि मैंने कहा कि अजीत सियासी जो विश्लेषण जो करते हैं वो काफ़ी अ, हमेशा से अच्छा रहा है और वो सब देखना चाहिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी और इस बातचीत से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अजीत और दर्शकों आपको भी। अपना ख़्याल रखिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। हिंदी में खबरें कितनी सारी हैं
आप दरअसल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के शिकार हैं। खबरें आ रही हैं आपके व्हाट्सएप पर, कुछ सच्ची, कुछ झूठी, कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश की हुई, और आपके लिए कितना मुश्किल है कि ये तय कर पाएं कि सच कहाँ है, जो ज़रूरी है और जो प्रासंगिक है इस समय की दुनिया के लिए, इस समय के देश के लिए, इस समय की नागरिकता के लिए, वो खबरें कहाँ हैं। और उन खबरों को हरकारा आपके पास लेकर आता है। हरकारा, जैसे कि हमारी टैगलाइन है, शोर कम और रोशनी ज़्यादा। और इसलिए हाँ, वहाँ पर आप लगातार पाएंगे कि जो जन पक्षधर मुद्दे हैं, जो जन पक्षधर खबरें हैं, जो जन पक्षधर सवाल हैं, वो वहाँ पर लगातार जिन पर चर्चा होती रहती है। और उसके लिए आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरह के लोग हमारे यहाँ आते हैं। हिंदी में जो मीडिया इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है, पर हिंदी में जो पत्रकारिता है वो छोटी होती जा रही है। हरकारा की कोशिश उसे बचा के रखने की है, और उसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। हम यहाँ लगातार वो चर्चाएं, वो बातचीत, वो खबरें, वो एक्सप्लेनर्स आप तक लाते हैं, वीडियो के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए और टेक्स्ट के ज़रिए, जो इस विमर्श को आगे बढ़ाने में मदद करती है। बिना आपकी भागीदारी के ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं आपसे कि आप इस खबरों को साझा करिए, हमारे चैनलों को साझा करिए, हमें समर्थन दीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए। हम अपना क्यूआर कोड आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपना योगदान दे सकते हैं। आपके सहयोग से चलती रहेगी हरकारा की दुनिया, और बची रहेगी पत्रकारिता का ये मिशन। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।